we are going to start third chapter in chemistry. And the name of the third chapter is Atoms and Molecules. So write down the heading of the chapter, Atoms and Molecules. Atoms and Molecules is the name of the chapter. आप चाहो तो अभी आप मुझे पिन कर लीजिए, तो आपको आपके स्क्रीन में फुल बोर्ड दिखने लग जाएगा, फुल स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, पिन करो जल्दी। ऑलराइट चिल्ड्रन, आपको बोर्ड दिखने लग गया? Yes, sir. कंप्लीट बोर्ड? Yes, sir. ऑलराइट, सो name of chapter is Atoms and Molecules. Atoms and Molecules. Who can read what is written in the board? Can I? Yes, you can. Atoms and molecules. Atoms and molecules. नकुल ने बोला एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और कोई बोलना चाहता है? बोर्ड में क्या लिखा है? Atoms and molecules. Atoms इसका and मतलब molecules. हाँ, इसका मतलब अभी आपको बोर्ड दिखाई नहीं दिया है। ध्यान से देखो क्या लिखा है बोर्ड में। Sir, chapter third, atom and molecules. चैप्टर थर्ड तो हम लिखा ही नहीं है, 3 लिखा है। 3 atoms and molecules. 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी भी आपको बोर्ड नहीं दिखाई दिया। सर वो आधा बोलो। कट रहा है नाम। अच्छा, कट रहा है तो तुमको बोलना चाहिए ना कट रहा है। ये लो, अब यही तो मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, अभी नहीं कट रहा है। अब बोलो, चेक करके बताओ बोर्ड में क्या लिखा है। सर 3 atoms and molecules. ये डॉट नहीं दिख रहा है आपको? यस सर, डॉट नहीं। डॉट है ना? ये डॉट तो कोई बोल नहीं रहा है। सर अब हाँ। सर अब नहीं दिख रहा था क्या? सर, पहले नहीं दिख रहा था। पहले नहीं दिख रहा सर था? लाइट था वो। अच्छा, 3 डॉट लिखा है। ये डॉट अगर आपको दिख रहा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि बोर्ड आपको अब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट we are going to discuss what are atoms. So children, there was an Indian philosopher named Maharshi Kanad. लिख रहा हो तो आप लिख लो। There was an Indian philosopher whose name was Maharshi Kanad. महर्षि कणाद। इंडियन फिलोसफर मतलब ऋषि। ठीक है, सो it was Indian philosopher Maharshi Kanad who for the first time said that matter is made up of very small unbreakable particles. It was Maharshi Kanad, Indian philosopher, who for the first time said that matter consists of extremely small unbreakable particles, called परमाणु। ठीक है, सो एटम्स के बारे में सबसे पहले जिक्र किसने किया? इंडियन ऋषि थे, इंडियन फिलोसोफर, जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या बोला?
Maharishi Kanath said that every matter is made up of extremely small unbreakable particles called Parmanu. Later on, an English chemist, इंग्लिश केमिस्ट का मतलब ब्रिटिश केमिस्ट, ठीक है, जो ब्रिटेन को बिलोंग करते हैं. लेटर ऑन एन इंग्लिश केमिस्ट नेम्ड जॉन डाल्टन named these particles as atoms. ठीक है. Later on, an English chemist named John Dalton named these particles as atoms. So, children, if I ask you who discovered atoms, then what should be your answer? Maharishi Karnad. Maharishi Karnad. No, my question is who discovered atoms? John Dalton. Correct. So correct answer is John Dalton. All right. हाँ, अब आपसे पूछा जाए who discovered परमाणु? महर्षि कनाद. But Maharishi Kanath. yes, the name Parmanu was used for atoms by Maharshi Kanad, but the credit to discover atoms goes to John Dalton. ठीक है. हमारे जो ऋषि थे उनको नॉलेज था एटम्स का, उन्होंने इसको परमाणु नाम भी दिया, लेकिन उन्होंने कोई बुक वगैरह पब्लिश नहीं की थी. ठीक है. इसलिए जो ओवरऑल क्रेडिट टू डिस्कवर एटम जाता है वो किसको जाता है? जॉन डाल्टन को. लेकिन हमारा साइंस काफी एडवांस था एंशियंट टाइम में, और हमारे ऋषि महात्माओं को इसकी जानकारी थी कि हर एक मैटर किसका बना होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं. बाद में उसी को डाल्टन ने क्या बोल दिया? एटम नाम दे दिया. एटम जो वर्ड है, ठीक है, एटम वर्ड हैज केम फ्रॉम ए ग्रीक लेटर whose name is atmos. The word atom is derived from a Greek letter atmos, which means unbreakable or indestructible. Unbreakable or indestructible. So ये एटम नाम जॉन डाल्टन ने क्यों दिया? क्योंकि उसने ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड ढूंढा जिसका नाम था एटमोस, और इस एटमोस वर्ड का मतलब क्या होता है? अनब्रेकेबल और इनडिस्ट्रक्टिबल, which cannot be destroyed, which cannot be further broken down. समझ में आया बच्चों एटम्स की कहानी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. All right. Now, definition of atoms. How can we define atoms? बोलो. Can anyone define what is atoms? Atom is the extremely smallest part of the matter. Okay. So, atoms means extremely small unbreakable particle of matter. ठीक. लेकिन डेफिनेशन ये नहीं है, ये एटम्स का मीनिंग है कि एटम्स आर extremely small indivisible particle of every matter. But how to define atoms? Yes. हाँ बोलो बेटा. An atom is the smallest unit of ordinary matter that form a chemical element. Okay. Good. सही है. Sir, हाँ बोलो. atom is the smallest unit which takes part in any chemical reaction. Okay. ठीक है. Atom is the smallest particle of matter which take part in chemical reaction. ठीक है. ये बुक में मिल गई आपको डेफिनेशन. गुड. अब आपको जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं वो लिखिए आप. सो एटम्स कैन बी डिफाइंड एज द
smallest particle of matter, smallest particle of matter which may or may not exist independently in nature. Independently in nature. ठीक है. So what is definition of atoms? Atoms are the smallest particles of matter which may or may not exist independently in nature. May and may not दोनों है. Which may or may not exist independently in nature. इसी में आगे लिख लीजिए. They are the smallest particles. They are the smallest particle which take part in a chemical reaction. Which take part in a chemical reaction. So, definition क्या है? Atoms are the smallest particles of matter which may or may not exist independently in nature. बस यहाँ तक डेफिनेशन है इसकी. उसके बाद ये हम इसकी यूजफुलनेस की यूटिलिटी के बारे में जब बात करें तो दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ठीक है. जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. एनी क्वेश्चन? यस. सो इसमें एक बहुत कंफ्यूज किया गया है डेफिनेशन में. हमको क्या लिखा है कि दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे एग्जिस्ट एंड विच मे नॉट एग्जिस्ट. दोनों बात लिखी गई है कि ये एग्जिस्ट भी होता है, मतलब पाया भी जाता है नेचर में, और नहीं भी पाया जाता. ऐसा क्यों बोला गया? ठीक. या तो क्लियर बोल देते हैं कि इट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, या ऐसा बोल देते हैं कि इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. हमको कंफ्यूज क्यों कर दिया कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट? उसके पीछे एक रीजन है. ठीक है. रीजन क्या है कि सबसे पहले जब एटम्स की डेफिनेशन बनाई गई तो क्या लिखा गया? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. क्या बोला? जो इंडिपेंडेंटली नेचर में नहीं मिलता. इसका मतलब it is always found in combined state with some other atoms. वो कभी, जैसे एक ये एटम है, सपोज ये बोर्ड में हमने बना दिया एक एटम. ठीक है. ये एटम सिंगल एटम के रूप में इंडिपेंडेंटली नेचर में ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं पाया जाता. इंडिपेंडेंटली का मतलब नहीं पाया जाता का मतलब ये हमेशा दूसरे एटम्स के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा. या तो एक एटम के साथ कंबाइंड होगा, या 3 एटम के साथ, 2 एटम के साथ, 4 एटम के साथ, कैसे भी. ठीक है. सो एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. इसलिए पहले ऐसी डेफिनेशन बोली गई कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. लेटर ऑन व्हेन इनर्ट गैसेस वर डिस्कवर्ड, ये तब की बात है जब इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी. इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस को कहते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती. इनर्ट गैसेस मीन्स अनरिएक्टिव गैसेस. इनर्ट गैसेस आर द गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है. और ये इनर्ट गैसेस कौन कौन सी हैं बच्चों? हीलियम. इनर्ट गैसेस आर हीलियम जिसका सिंबल है He. देन नियॉन Ne, argon Ar, then krypton Kr, and xenon. अच्छा, krypton उसका xenon that is Xe, and radon Rn. ये एलिमेंट्स हैं. और ये क्या है, कैसे है? दे आर इनर्ट गैसेस.
they exist in nature in gaseous state, and they are inert means they do not combine with any other elements to form compounds. Helium, H, krypton, Krypton, Kr. All right. So later on, when inert gases were developed, Sir, yes, बोलो सर बेटा. ऑर्गन का सिंबल क्या है? आर्गन का सिंबल है AR, कैपिटल A स्मॉल r. क्रिप्टन का कैपिटल K स्मॉल r. जेनॉन का Xe, रेडॉन का Rn. लेटर ऑन व्हेन इनर्ट गैसेस वर, ये लिखना नहीं है सब कुछ, आप समझते चलो बस. व्हेन इनर्ट गैसेस वर डिस्कवर्ड, it was observed that even the single atom of inert gases exist in nature. ठीक है, जो सिंगल एटम्स होते हैं इनर्ट गैसेस के, वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट गेटिंग कंबाइंड विथ अदर एटम्स. सो the earlier definition of atoms, that atoms are the smallest particle of matter which do not exist, was modified. उसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया कि ज्यादातर एलिमेंट्स के केस में ऐसा है कि एटम्स जो हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट इन केस ऑफ नोबल गैसेस दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. इसलिए मे एंड मे नॉट दोनों वर्ड इसमें यूज कर लिए गया डेफिनेशन में. क्लियर? Yes, sir. अब डेफिनेशन समझ में आई यस सर. कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट. ये दोनों पूरा फ्रेज क्यों यूज किया गया, मे एंड मे नॉट? बिकॉज दे मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब फॉर रिमेनिंग एलिमेंट्स. दे मे एग्जिस्ट, इट मीन्स फॉर दिस इनर्ट गैसेस. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि when single atom of these gases exist independently in nature, then these single atoms of inert gases are called monoatomic molecules. इनको क्या बोला गया कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक ही एटम के बने होते हैं. सो क्वेश्चन अगेन अराइजेस, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? ठीक है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स. अभी इसको इतना आप नोट के रूप में नोबल गैसेस डाल दो, बाकी सिर्फ डेफिनेशन लिखना है. एटम्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. बस सिर्फ इतना लिखना था. ये तो आपको एक्स्ट्रा उसकी पूरी कहानी सुना रहा था कि डेफिनेशन कैसे बनी. ओके, देन वी कम टू मॉलिक्यूल्स. So children, what are molecules? Again, वही महर्षि कणाद ने क्या बोला था कि every matter is made up of very very small particles called अणु. ठीक है, हिंदी में अणु बोलते हैं मॉलिक्यूल्स को. और अणु जो होते हैं, अणु आर मेड अप ऑफ परमाणु. ठीक है, मीन्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. अब व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, हाउ मॉलिक्यूल्स आर डिफाइंड? लिखिए, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट particles of matter which exist independently in nature. ठीक है, देखो जब आपने एटम की डेफिनेशन लिखी तो क्या लिखा था? दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मॉलिक्यूल्स में भी क्या लिख रहे हैं? दे आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. भाई दो चीजें स्मॉलेस्ट कैसे हो सकती हैं? सो उसके लिए क्या हुआ कि विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम के लिए आ गया. विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो पाई जाती है नेचर में, जो एग्जिस्ट करती है,
कंपल्सरली एग्जिस्ट करता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कंपल्सरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, ठीक है, आर मॉलिक्यूल्स। अगर कोई भी एटम नेचर में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सिंगल एटम ही क्यों ना हो, तो हम उसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। इफ सिंगल एटम, इवन ए सिंगल एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, देन इट वुड बी कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। आ गई मेरी बात समझ में? अगर दो एटम्स आपस में कंबाइन करके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये तो मॉलिक्यूल है ही, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है। अगर 3 एटम्स आपस में कंबाइन करके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक सिंगल एटम भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, देन ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूल। और इफ सिंगल एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, देन इट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में, दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 एटम्स का बना हुआ है। सो इफ a molecule is consisting of 2 atoms, then it is called diatomic molecule. Similarly, if a molecule is consisting of 3 atoms, then it is called triatomic molecules. ठीक है। अब अभी हमने आपको बताया था कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनके एटम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एटम एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसका मतलब उसको, उस एटम को हम क्या बोल सकते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल का डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. नो। सो अब देखिए, अभी मैंने बताया कि कुछ एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अगर वो कंबाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। हर चीज का क्या होता है? कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर आपको दाल बनाना है तो उसका रूल है, क्या रूल है? कि दाल में नमक डालना पड़ेगा, हल्दी डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप उसको फ्राई करना चाहो तो थोड़ा सा तेल डालना है, ज़्यादा तेल डाल दोगे तो दाल नहीं रह जाएगी, वो तेल बन जाएगा। 1 टीन या 5 लीटर दाल अगर आपने 1 लीटर दाल में 5 लीटर तेल डाल दिया तो वो दाल क्या दाल कहलाएगी कि तेल कहलाएगा? तेल कहलाएगा। वैसे ही जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन प्रोसेसेस को गाइड करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज हैं, ठीक है। इन लॉज को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग वुड बी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। laws of chemical combination. Whenever 2 or more atoms combine together, they are regulated or guided by certain laws which are known as laws of chemical combination. Up, let's see some names of some laws. First law of chemical combination is law of conservation of mass. Law of conservation of mass, ठीक है। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ, एवोगैड्रोस लॉ।
एवोगैड्रोस लॉ। फिफ्थ, गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ एक्सेट्रा, और भी हैं ढेर सारे। बट in our class, that is in class 9th, we'll study only 2 laws. बाकी ये लॉस हम नहीं पढ़ेंगे, ये बड़ी क्लासेस में। ठीक है, नाम याद रहे आपको, नाम पता रहे, इसलिए मैंने लिखवा दिया कि ये भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं और इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक जॉन डाल्टन्स लॉ भी है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये भी लॉ है, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे क्लास 9th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो कमिंग टू द फर्स्ट लॉ, ये लिख लिया बच्चों आपने, नेम्स ऑफ लॉज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. so first is law of conservation of mass. This is a very important law. If this law is violated in case of chemical combination, that means the chemical combination process is not correct. अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते वक्त आपको ये मिलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मिस्टेक नहीं है, आपके केमिकल कॉम्बिनेशन में, आपके केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट मींस इट हैज नो एनी डिमेरिट। ठीक, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनी लैवोइसियर। Antony Lavoisier was the name of scientist who gave this law. It was a Greek scientist. Law of conservation of mass was given by Antony Lavoisier, who is also known as father of chemistry. वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के जन्मदाता हैं ये। ठीक है, हाँ ठीक। So, law of conservation of mass was given by Antony Lavoisier, also famous as father of modern chemistry. According to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, चलिए अब इसके बाद इसका स्टेटमेंट आ गया। Who can state or who can define law of conservation of mass? ठीक है, किसी ने पहले पढ़ा हो कहीं पे तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं तो खड़ा हूं आपको बताने के लिए। Mass is neither created nor destroyed. Mass is neither created nor destroyed. अच्छा, ऐसा भी है क्या? मेरे पास एक चौक का पीस है मेरे हाथ में, मैं उसको तोड़ दिया तो उसका मास तो कम हो गया, टूट गया वो। बोलो, मास तो तोड़ दिया ना मैंने, मेरे पास। So neither created in chemical reaction or not be created. अच्छा, देखो बेटा, अगर मैंने चौक को तोड़ भी दिया तो चौक का शेप एंड साइज छोटा हुआ है, उसका मास नहीं कम हो गया, मास तो जितना था उतना ही रहेगा। आप दोनों पार्टिकल्स का टोटल मास निकालोगे तो बिफोर ब्रेकिंग जो मास था वही मास क्या रहेगा, आफ्टर ब्रेकिंग रहेगा। ठीक है, द टोटल मास वाज सेम, दैट मींस मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बट इसमें थोड़ा सा आगे और जोड़ना है, mass can neither be created nor destroyed, however it can be converted from one form to another form. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 kg क्या दे दिया, वुड, ड्राई वुड। ठीक है, आपको 1 kg ड्राई वुड दे दिया या कोल दे दिया, आपको बोला बेटा इसको जला दो। ठीक है, आपने उसको जला दिया, जलने के बाद जो उसकी ऐश होगी, राख होगा, क्या उसका मास भी 1 kg ही होगा?
बोलो 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 बोलो। No, sir. Yes, sir. नहीं हो? यस और नो? No, sir. नो। तो कहाँ गया मास? अभी तो आपने बोला मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सर वो ईयर में चला गया सर मास। एयर में चला गया, इसका Sir, मतलब converted in gas. करेक्ट, इसका मतलब सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड इनटू मास ऑफ गैसेस। वो एस्केप हो गया आपके सिस्टम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मास खत्म हो गया। ठीक है, वो मास कहीं ना कहीं तो है, चाहे वो गैस के रूप में हो या सॉलिड के रूप में हो या लिक्विड के रूप में हो। तो आप बताइए, जो आपने डेफिनेशन अभी रामा ने बोला था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसमें कुछ मैं चाहता हूं कि आप कुछ और ऐड करें। क्या ऐड कर सकते हैं ताकि ये In सही हो chemical जाए? reaction. अरे यार, इन फिजिकल रिएक्शन में भी वही बात है, जो केमिकल वही फिजिकल। Its form changes. Yes, its form changes. So mass can neither be created nor destroyed. However, it can be converted from one form to another. However, it can be converted from one form to another form. This would be the state of law of conservation of mass. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं और रिफाइन करता हूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द मास can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another form. That is, the total mass of universe always remains conserved, always remains constant. यूनिवर्स का मास कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि ये स्टार था बहुत पहले, वो स्टार अब डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिर स्टार दोबारा बर्थ लेगा, फिर वो खत्म होगा। जैसे इंसान पैदा होते हैं, मरते हैं, उसी तरीके से स्टार्स भी, उनका भी जन्म होता है, खत्म होते हैं। जब स्टार खत्म हो गया तो यूनिवर्स का मास कम हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का मास कम नहीं होता, क्योंकि वो किसी और मास में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, but when applied to chemistry, the statement of law of conservation of mass gets changed. ये जो अभी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट बताया, मुझे डेफिनेशन बताई, दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन फिजिक्स। ये फिजिक्स में एप्लीकेबल होती है, हमारे किसी काम की नहीं होती है। फिजिक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये पूरा एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है? कुछ नहीं। So how we can state the law of conservation of mass in chemistry? The sum of masses of all the reactants must be equal to the sum of masses of all the products. So chemistry में इसकी definition आप लिख लीजिए, according to law of conservation of mass, the total mass of reactant is always equal to total mass of product. The total mass of reactants is always equal to the total mass of products. ठीक है, और दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं इसको? The sum of masses of all the reactants, the sum of masses of all the reactants, all the reactants in a chemical or physical change, in a chemical or physical change, is always equal to the sum of masses of products, sum of masses of products. This would be the statement of law of conservation of mass.
ठीक है. So according to law of conservation of mass, the total mass of reactant is always equal to total mass of products, or the sum of masses of all the reactants in a chemical reaction or physical change is always equal to the sum of masses of all the products. अब इसके बाद एक और चीज लिख लीजिए. It can also be stated as. It can also be stated as. The total mass of universe. The total mass of universe always remains conserved. Always remains conserved or constant. ठीक है. That is, mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed in, क्या लिखा आपने? The total mass of universe always remains conserved. That is, mass can neither be created nor destroyed. However, it can be converted from one form to another. One form to another. All right. So this is the statement of law of conservation of mass. हमने कितने स्टेटमेंट आपको बताए? पहला स्टेटमेंट ये वाला, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. दूसरा, द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स. तीसरा, जो फिजिक्स में चलता है, it can also be stated as the total mass of universe always remains conserved. That is, mass can neither be created nor destroyed. However, it can be converted from one form to another form. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next. Let us consider, write down, let us consider a chemical reaction. Let us consider a chemical reaction such as, अब मान लीजिए आपने रिएक्टेंट ए कंबाइंस विथ रिएक्टेंट बी, ठीक है, टू गिव राइज टू प्रोडक्ट सी प्लस प्रोडक्ट डी. एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें देयर आर टू रिएक्टेंट्स, वन इज ए एंड बी. यहां पे लिख दिया रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट 1 and this is reactant 2. Reactant 2 combine together to form product 1, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट 2. ठीक. So according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, क्या हो जाएगा? mass of A plus mass of B must be equal to mass of C plus mass of D. ठीक है. That is, total mass of reactant is equal to total mass of products. Total mass of products. This is mathematical form of law of conservation of mass.
ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया। अगली क्लास sir. में अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है भी कि नहीं है, किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया। ठीक है, सो विल स्टडी द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो द टाइम इज 5:44 and your time is over, so we'll bind up here only.